हेलो दोस्तों, मैं गुरजंट सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिंह पाठशाला पे। हम लोगों ने 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन पार्ट 1 इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पार्ट 1 पूरा देख लिया होगा। पार्ट 1 करने के बाद, पार्ट 1 में सारे के सारे कंसेप्ट करने के बाद रिलेशंस के बारे में हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो मिल चुकी है। जैसे उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्विवेलेंस क्लासेस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सारी बातें हमने उसके अंदर कर ली हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। इस चैप्टर का मेन जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है लैंग्वेज की। बच्चों को पता होता है क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव, लेकिन दिक्कत है सर लिखें क्या। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसकी मैं फ्रेमिंग कैसे करूं। बेटा उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको पेन पेपर लेके हर एक क्वेश्चन के बाद पूरी की पूरी लैंग्वेज, पूरे के पूरे सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। सिर्फ समझने से नहीं चलेगा, लिखने भी पड़ेंगे साथ साथ। तो चलिए इस वीडियो को हम प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे। हर क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ ट्राई करिएगा। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो पहले आप इसका पार्ट 1 जो चैनल पे ऊपर यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, आप उस पर पहले चले जाइए और वहाँ से आप पहले पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करिए, अच्छे से उसके नोट्स बनाइए। और उसके बाद पार्ट 2 इस वीडियो में बेटा मैं एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, विद मिसलिनियस एग्जाम्पल, विद मिसलिनियस क्वेश्चन सब कराऊंगा। और उसके अलावा कुछ 5-7 क्वेश्चन और बचेंगे जो मुझे लगता है कि हाँ एनसीईआरटी के बाहर भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर होने वाला है वो रिलेशंस के लिए आपके लिए रामबाण होने वाला है कि भैया ये लेक्चर लेके सारे क्वेश्चंस हमने जब कर लिए तो हमारे रिलेशन और पहला वाला पार्ट प्लस पार्ट 2 तो हमारा रिलेशन हो जाता है अच्छे से कंप्लीट। लेकिन बच्चों किसी भी लेक्चर का, किसी भी पार्ट का पढ़ने का फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको पढ़ें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते। हाँ उसमें ये तो जरूर होता है कि सर देखो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या हमें बातें समझ में आ रही हैं। अरे भैया समझ आना और चीज़ों को याद रखना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और वो चीज़ें याद जब कभी रहेंगी जब हम उसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम समय खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का नाम है क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास, ठीक है ना। आज हम करेंगे रिलेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है ना। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, एन की। दिस इज सेट ऑफ, बातें नहीं भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर। सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का है, ठीक है सर। उसके बाद रिलेशन क्या है, रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन है दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर तब होंगे जब वो ये वाली बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए जो है वो b-2 के बराबर है, जहां पे b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी ही ले सकते हो आप, छोटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा एलिमेंट रिलेशन के अंदर होगा। देखो b की वैल्यू आप कभी भी किससे छोटी नहीं ले सकते, 6 से छोटी नहीं ले सकते। तो b यहां पर 4 है, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया, समझ गए। फिर जब सर आपने b8 रखा ना, तो क्या a कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, नहीं, ये वाला भी कट गया। सर आपने अगर, हाँ तो ये तो आपको दिख ही रहा है 6,8, a की वैल्यू कितनी है उस टाइम पे 6, तो 6,8 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये वाला आप सर आपने यहाँ पे b की जगह पे 7 रख के देख लो, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 5 आनी चाहिए थी। आसान क्वेश्चन, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। सेट क्या है, एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, और रिलेशन आपको दे रखी है। रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 1 2 2 2 1 1 4 4, 4 4 भी है, 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सर देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, ठीक है ना। रिलेशन रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये वाला बात तो गलत हो गई, ये कट गया, सी ऑप्शन कट गया। इक्विवेलेंस भी हो सकती है वो बात अलग है, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये बोल रहा है रिफ्लेक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गई बात, ओके।
अब बात करी सर हमने कि 1 2 है, क्या 2 1 भी है? 2 1 नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता और एंड सिमेट्रिक ये वाला भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 20। समझ गए बात को, नहीं समझे? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं ना नंबर, ये एनसीईआरटी के ही नंबर है, ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लो। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना तो आप खाली क्वेश्चन नंबर भी नोट कर सकते हो। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। सेट क्या है भैया? सेट है 1 2 3। आर क्या है? 1 2 2 1। हाँ, ये रिलेशन के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 1 2 और 2 1। अब शो करके दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। अंधे आदमी को दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 1 1 नहीं है। पहली बात आप क्या लिखोगे? 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर दूसरी बात शो करना है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो है ही, एज ए कॉमा बी, यहाँ डायरेक्टली लिख दो, दो ही तो एलिमेंट हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इतना क्या टेंशन है, दो ही एलिमेंट है, दोनों लिख दिया आपने, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 2 है, फिर 2 1 है, मतलब ए बी है और फिर बी सी है, तो क्या होना चाहिए? ए सी भी होना चाहिए, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, hence R is not ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात? ये तो आसान क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ मुझे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़े? हाँ भाई आगे बढ़ जाओ। चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट दिस एज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सुनो कैसे, आप रिलेशन ही निकाल सकते हो चाहो तो। पहले आप सेट लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6। आप रिलेशन ही निकाल दो पूरी की पूरी, अगर आपके बस की है तो। बिल्कुल है सर बस की। ए की वैल्यू 1 डाल दो तो बी की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। 2 डाल दो तो 3, 3 डाल दो तो 4, 4 पुट करें तो 5, 5 पुट करें तो 6 मत पुट करना, क्योंकि 7 नहीं है अपने पास। और जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ए से ए पे ही जा रही है ना। लाइक 1 से 6 तक इधर है, तो पीछे वाले में भी 1 से 6 तक ही है। पीछे वाले में 7 है ही नहीं, तो कहाँ से रिलेट करा लोगे आप? ठीक, तो अब बात करते हैं। एक बात और सुनना अब यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो ये ए है और ये भी क्या है? ए है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की कोई इमेज ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिख रहा है भाई सब बच्चों को साफ साफ दिख रहा है? किसी को मनाना तो नहीं पड़ेगा मुझे कि बेटा मान जा, कन्विंस करना पड़ेगा? अच्छा। सेकंड क्या है? 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं है सर। उसके बाद 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, then R is not ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही आपको? समझ आ रहा है? सर ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेशन की आप मुझे डोमेन बता दो, रिलेशन की डोमेन भी तो होती है सर। डोमेन के अंदर वो एलिमेंट होते हैं, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जिनकी कोई इमेज एग्जिस्ट करती है। तो 6 के अलावा सारे वो एलिमेंट पहले वाले सेट के जिनकी कोई इमेज एग्जिस्ट करती है वो हमेशा डोमेन के अंदर आते हैं। तो ये कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। सर रेंज किसको कहते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन सर वो एलिमेंट जो किसी की इमेज है। तो 1 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, 2 3 4 5 और 6। और कोडोमेन का मतलब पीछे वाला सेट होता है। कोडोमेन का मतलब पीछे वाला पूरा का पूरा सेट, चाहे उसमें कोई इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे कोडोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू पीछे वाला पूरा का पूरा सेट। समझ गए एकदम बात को? नहीं समझे? ठीक है ना। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव, और बाकायदा हमने इसकी डोमेन निकाल दी, रेंज निकाल दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो भाई 1 देखो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप पहली रिलेशन की बात करते हैं, ए सेट क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5, कहाँ तक जा रहे हैं हम? 13 14। कोई दिक्कत वाली बात? रिलेशन क्या है? रिलेशन है भाई x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। थ्री एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा देखो, हाँ तुम बता दो सर। क्योंकि, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले तो आप इसके पूरे रिलेशन निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल सकते हो ना। नहीं बनेगा, बहुत लंबा। x की वैल्यू 1 डालो, 1,3 एक एलिमेंट है, 2, 3, 4, बस इसके बाद तो कोई आएगा ही नहीं। 5 वाला तो 15 पे पहुंच गया, 15 तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि रिलेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ऑब्वियसली ए से ए तक है ना। आगे वाले में भी एलिमेंट ए से ए है और पीछे वाले में भी ए ही है। ठीक है ना। तो देखा जाए तो इस रिलेशन की डोमेन क्या है? 1 2 3 4। रेंज क्या है? 3 6 9 12। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं है। क्यों? 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं। 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? है नहीं है, नहीं है, नहीं। 1 3 और 3 1, 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इस रिलेशन की डोमेन क्या है? 1 2 3 4। इस रिलेशन की रेंज क्या है? 3 6 9 12। इस रिलेशन की कोड डोमेन क्या है? ए। समझ गए? आसान है, बहुत बढ़िया। अगली बात देखो, सेकंड पार्ट। सेट क्या है? एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट क्या है? सेट ऑफ एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अपने पास आर क्या है बेटा? आर है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। x 4 से छोटी ले सकते हो आप। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप रिलेशन निकाल दो इसके अंदर भी। x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 तो रख ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 4 से छोटी रहेगी। छोटी, x की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी। हालांकि सेट जो है उन दोनों सेट में एलिमेंट नेचुरल हो सकते हैं। इधर भी बहुत सारे एलिमेंट खाली रह गए, इधर भी बहुत सारे एलिमेंट खाली रह गए। अब आप बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं। 1 6 तो है लेकिन 6 1 नहीं है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? यस है। 1 6 है लेकिन 6 ने आई कोई पेयरिंग करी ही नहीं। 2 7 है लेकिन 7 ने आई कोई पेयरिंग करी ही नहीं। 3 8 है लेकिन 8 ने आई कोई पेयरिंग करी ही नहीं।
तो भी ये रिलेशन कैसी रिलेशन होती है? ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पार्ट। एक ए सेट है आपके पास, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 जी, कैसे? पेन से लिख दो। 1, 1 doesn't belongs to R. R is not ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आप क्या लिखोगे? ट्रांजिटिव में आप लिखोगे 1,6 1,6 belongs to R. 6 do not have any image further। उसके बाद ऐसे ही अगला, ऐसे ही अगला, तीन ही तो एलिमेंट है कि उनकी फर्दर कोई इमेज नहीं है, तो इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख सकते हो। अंग्रेजी तुम्हारी मुझसे अच्छी है, जो बात मैं बोल रहा हूँ बस वही लिखनी है एज इट इज़, ठीक है ना। अब अगली बात क्या है? सिक्स वाली क्या है? ए क्या? 1 2 3 4 5 6। तो रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है ना। अगर y इज डिविजिबल बाय x है बच्चों, तो आप बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से डिविजिबल होगा। पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से डिविजिबल होगा। अगर मैं पीछे 1 रख दूं, सर आगे सिर्फ 1 ही आ सकता है, क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होता है। सर अगर मैं पीछे 2 रख दूं तो 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। सर अगर हम पीछे 3 रख दें तो 1 आ सकता है और 3 आ सकता है। सर अगर हम पीछे 4 रख दें तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। यही एलिमेंट आ सकते हैं। सर अगर हम पीछे 5 रख दें तो 5 में 1 आ सकता है, 5,1 5,5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6 है अगर पीछे, तो आगे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए या 6,6 हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सब है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें, कर लेते हैं। फॉर a, b belongs to R and b, c belongs to R, a, c belongs to R, this implies R is, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है उसकी, R is ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना। एक और बचा क्या इसके अंदर? हाँ ये बचा 4th वाला। नेक्स्ट है कि आपके पास सेट क्या है? Z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। उसके बाद रिलेशन क्या है सर? रिलेशन है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर मीन बिलोंग्स टू z, ठीक। तो अब आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बिल्कुल है, मुझे तो दिख रही है। तुम्हें दिख रही है? नहीं दिख रही? हाँ मैं दिखाता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी फॉर a बिलोंग्स टू z, कोई भी नंबर ले ले इंटीजर, तो a माइनस ए कर कितना आएगा? z, a माइनस ए इक्वल टू 0, a माइनस ए कितना आएगा? 0, विच बिलोंग्स टू इंटीजर। सही बात है। तो कोई भी नंबर ले लूँ मैं, उसमें से खुद को माइनस कर दूँ अगर उसको, तो क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 क्या होता है? इंटीजर। तो इसका मतलब a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिखा बेटा पुरोहित साहब? दिख गया अब?
अच्छा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चश्मा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी दैट इज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग, लेट ए माइनस बी इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग्स टू जेड, इसका ही तो मतलब हुआ। तो आप सर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए विच इज इक्वल टू सी विच इज, तो बी माइनस ए इक्वल टू क्या? माइनस सी। अब एक बात बता, कोई भी नंबर अगर इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी तो इंटीजर है। कोई भी नंबर अगर इंटीजर तो उसका नेगेटिव भी क्या है? एक इंटीजर है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? विच बिलोंग्स टू जेड। तो आप क्या बोलोगे? बी कॉमा, क्या बोलोगे भैया? बी कॉमा ए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज कौन सी रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरी बात आप कर लीजिए किसकी? ट्रांसिटिविटी की। ट्रांसिटिविटी की बात कर लीजिए। सर ये क्या था? इसमें आपको दो बातें लेट करनी पड़ती हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है ए माइनस बी इक्वल टू पी एंड पी बिलोंग्स टू जेड, और बी माइनस सी इक्वल टू क्यू वेयर क्यू बिलोंग्स टू जेड। क्या करो? दोनों को ऐड कर लो। माइनस वाले क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ना, दोनों को ऐड कर लो। क्या आएगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसे कट गया, ए माइनस सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। क्या पी प्लस क्यू भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एकदम क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अपने को रिलेशन समझ में आने लग गई, ठीक है ना? सब आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो आइए, शो दैट द रिलेशन, सेट क्या है सबसे पहले तो बताओ? सेट ऑफ आर क्या बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रिलेशन क्या है बेटा? ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अपने को पेपर में हो सकता है ये वाली बात ना लिखी मिले कि इज नीदर, है ना? मतलब अपने को हो सकता है पेपर में ये ना बताएं कि इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। अपने को बोल दें इसकी जगह पे चेक करो। तो चेक करो तो इसका मतलब क्या है कि अपने को वहां पे सोचना पड़ेगा, या फिर अब वहां पे हम आधे तो वैसे ही कन्विंस्ड होते हैं कि होगा, और फिर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं और किसी भी तरीके से लिख देते हैं। इतना मोटा कैसे? फिर हम पता क्या लिखते हैं? फिर हम लिख देते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हम रट के जाते हैं, हम तो देखते नहीं रिलेशन कौन सी आई है, ठीक है ना? तो ये सब मत करना। अब ये रिलेशन जो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाली रिलेशन है, ये रिलेशन कैसी है? ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है ना? देखना इसको एक बार। अब यहाँ पर क्या है बेटा? फर्स्ट बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी की। तो मैंने आपको कौन से नंबर बताए थे कल कि जिनका स्क्वायर उन नंबर से भी छोटा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, तो आप कोई भी नंबर ले लो फॉर 1/2 कॉमा 1/2, 1/2 का जो स्क्वायर होता है वो 1/2 से छोटा नहीं होता बेटा, बड़ा होता है। 1/2 सर कितना होता है? 1/4। इसका मतलब 1/2 बड़ा होगा किससे? 1/4 से। तो ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन सुन लेना, एक और मजेदार बात बता दूँ आपको मैं। अगर यहाँ पे मैं आर सेट ऑफ रियल नंबर ना लिख के नेचुरल नंबर लिख दूँ, घुमाने को तो कितना भी घुमा सकता है वो, तो रिफ्लेक्सिव है। 1,1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू भी तो साइन भी तो है। 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, 4 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। हर नंबर क्या होगा? क्या होगा? जेड के में भी होगा, ये रियल नंबर पे नहीं होगा। मतलब बेसिकली रियल नंबर पे नहीं होगा ना, इंटीजर उस पे, रैशनल पे भी नहीं होगा। सेट क्या है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीजें, ठीक है ना? दिमाग खोल के चलोगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर क्या है? ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। रिफ्लेक्सिविटी
1/2 रिलेशन के अंदर नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी की। तो ऐसे दो एलिमेंट सोचो जिनको मतलब उल्टा करने पर वो रिलेशन के अंदर ना आए। कोई भी ले लो, 1 के साथ कुछ भी ले लो। 1,2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 छोटा होगा 1 के स्क्वायर से, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ना, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिविटी की। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए 6,3 और 3,2। लेट 6,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर। चलो, दो बातें हमने आपकी मान ली कि क्या 6 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, एकदम सही बात है, और 3 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, एकदम सही बात है। बट 6 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, ये गलत बात है। तो इसका मतलब 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात थी, पहले भी बात करी थी इसके ऊपर, दोबारा बात हो गई है। आगे बढ़े, तुम बताओ। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। वो तो यहाँ पे लिख के दे रहा है, बता रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन पेपर में आपको हमेशा चेक ही करने को आएगा। सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, सुनिएगा, तो अपने को दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिविटी A is always equal to A for all A belongs to R। हर एलिमेंट खुद से छोटा हो या ना हो, लेकिन इक्वल तो होगा ही। तो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई दोनों में से, तो भी अपना काम चलता है। ठीक है ना, इसका मतलब A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, हेंस R इज क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा समझ में आया नहीं आया बताओ, आ गया। सेकंड बात करेंगे हम किसकी, सिमेट्रिसिटी की। सेकंड बात होगी किसकी, सिमेट्रिसिटी की। तो सिमेट्रिसिटी में हम क्या बोलेंगे, लेट 2,4 बिलोंग्स टू आर, दैट इज 2 छोटा है 4 से, बट 4,2 डजंट बिलोंग्स टू आर एज 4 छोटा है बराबर 2 से। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, हेंस आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। आर सिमेट्रिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। ट्रांजिटिविटी है, देखो कैसे, लेट A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, दैट इज A इज लेस देन इक्वल टू B एंड B इज लेस देन इक्वल टू C। इस बात को आप ऐसे लिखेंगे, A इज लेस देन इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू C, दिस इम्प्लाइज A इज लेस देन इक्वल टू C। A छोटा है B से, B छोटा है C से, तो A भी क्या होगा, छोटा ही होगा। दिस इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R, हेंस R इज, लिखते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है। एग्जाम्पल से कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, एग्जाम्पल से हमेशा मना कर सकते हैं कि नहीं होगा तो एग्जाम्पल दे दो, लेकिन अगर हाँ बोलना है तो कभी एग्जाम्पल से नहीं होगा, हाँ बोलना है तो प्रूविंग करनी पड़ती है। चलो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशन क्या है भाई, सबसे पहले तो सेट ऑफ, तुम खुद सोचोगे क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप बताइए प्यारे बच्चों, R इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब,
ठीक है ना। पहली बात क्या करनी, चेक, देखो इसमें ये क्वेश्चन पड़ी है, एकदम चेक करने को बोला आपको, ठीक है ना। तो पहली बात रिफ्लेक्सिविटी, सर सेम ले लो 1/2, क्यों, जो चीज जिसका स्क्वायर ही छोटा था तो क्यूब तो और छोटा हो जाएगा ना। फॉर, ये कैसी हंसी है, 1/2 कॉमा 1/2, फॉर 1/2 कॉमा 1/2, 1/2 छोटा नहीं होता 1/2 के क्यूब से, छोटा नहीं होता 1/2, छोटा नहीं होता 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8, 1/8 तो क्या है और छोटा है, 1/2 बड़ा होगा किससे 1/2 के क्यूब से। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड बात करेंगे सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिसिटी की, 1 के साथ कुछ भी ले लो, सेम कहानी। लेट 1, 2, सेम एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। लेट 1, 2 बिलोंग्स टू R, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू R, दैट इज 1 छोटा होगा 2 के क्यूब से, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, एज 2 छोटा होगा 1 के क्यूब से, ये बात सही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। मैं चेक कर रहा था, तुम लोग सो रहे हो जाकर, ठीक है ना, तो मैं सुने, R इज नॉट सिमेट्रिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तीसरी बात देखो, अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए, हमने एग्जाम्पल चेंज नहीं किए, तो हम ये स्क्वायर और क्यूब दोनों के लिए, लेकिन जब R के ऊपर होगा सेम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या था अपना वहाँ पे, 6, 3, 3, 2 लगा के देखें क्या पता चल जाए, नहीं चलेगा लेकिन, है ना, फीलिंग आ रही है। 6 छोटा होगा 3 के क्यूब से, सही बात है। 3 छोटा होगा 2 के क्यूब से, सही बात है, लेकिन 6 छोटा होगा 2 के क्यूब से, एकदम सही बात आ गई। तुम यहाँ पे 9 रख लो, 9, ठीक है, अब सही आ गया। तो ये वाला उस वाले में चल रहा है क्या, 9 छोटा होगा 3 के स्क्वायर से, सही बात है, बराबर भी तो हो ही सकता है, हाँ। फिर 3 छोटा होगा 2 के स्क्वायर से, एकदम सही बात है। 9 छोटा हो, हाँ सही है। तो ये एग्जांपल रख लो ना, 9, ये लिख लो, 9, 3, 3, 2, वो वाले में भी चल जाएगा, ये वाले में भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल आपके काम का है भाई। तो ट्रांजिटिविटी, लेट 9, 3 बिलोंग्स टू R एंड 3, 2 बिलोंग्स टू R, दैट इज 9 छोटा है 3 के क्यूब से, 3 छोटा है 2 के क्यूब से, बट 9 छोटा है 2 के क्यूब से, ये बात सही नहीं है। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है एकदम, ओके। अगला सवाल, हाँ भाई ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल मतलब लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना बेटा एक बार। आपके पास ए क्या है, इवेंट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, गिवन बाय A, B such that mod में A minus B is even, सच दैट, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A माइनस बी इक्वल्स टू, मॉड में A माइनस बी इक्वल्स टू 2p, सही है। अरे ये तो मतलब होगा मॉड में A माइनस बी इक्वल टू 2p, वेयर p बिलोंग्स टू z, कोई दिक्कत वाली बात भाई। 2 इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, ठीक है ना। अब आप बात करोगे, अभी तो क्वेश्चन ऐसा हमने किया,
रिफ्लेक्सिविटी की बात करोगे तो फॉर ए कॉमा ए, फॉर ए कॉमा ए की बात करें तो ए माइनस ए कितना होगा 0, ए माइनस ए कितना होगा 0, 0 क्या है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मॉड में ए माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ए माइनस ए, मॉड में ए माइनस ए रखना है ना, मॉड में ए माइनस इक्वल टू 0, तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन कैसी है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई दिक्कत वाली बात। सर सेकंड बात हम कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी की, ठीक है ना। अगर सिमेट्रिसिटी की बात करें तो फॉर ए कॉमा बी, या इसमें लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसका क्या मतलब है, मॉड के अंदर a माइनस बी इक्वल टू 2p, वेयर p बिलोंग्स टू z, मॉड के अंदर a माइनस बी इक्वल टू 2p वेयर p बिलोंग्स टू z, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, p माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू 2p वेयर p बिलोंग्स टू z। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने माइनस कॉमन लिया तो आपने माइनस हटा क्यों दिया, अरे भाई मॉड है, मॉडुलस में माइनस हट भी सकता है ना, एक ही तो आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करेंगे आप ट्रांजिटिविटी, नेक्स्ट बात आप करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है बेटा, a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2p, प्लस माइनस 2p, और b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2q। यहाँ तो कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखो ये प्लस माइनस क्यों लगा, मॉड हटाया मैंने। ट्रांजिटिविटी के लिए इस क्वेश्चन में ध्यान का रखना है कि आपको मॉड हटाना है, नहीं तो आप ऐड कर ही नहीं सकते, तो मॉडुलस चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए अपने को मॉडुलस हटाना है, बस यही वाली बात दिमाग में डालनी है इस क्वेश्चन में। और मॉडुलस जब भी हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 2q, प्लस माइनस 2p प्लस q, जिसको आप उल्टा करके लिख सकते हैं ना वापस, वो प्लस माइनस का वापस दे दो इसको, हाँ समझे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा सी इज ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसके अंदर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की, अभी बात करते हैं। शो दैट, नहीं ये वाली बात अभी बची हुई ना क्वेश्चन के अंदर, नहीं इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस क्लासेस की, इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो बात समझ में आ गई। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो सिर्फ आपस में रिलेट करेंगे 1, 3, 5, और 2, 4 जो है वो आपस में करेंगे। 1, 3, 5 का कोई एलिमेंट 2, 4 से रिलेटेड नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा सर, देखें, पहले नोट कर लिया, ये कर लो, जल्दी से कर लो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखो 1 क्या 2 के साथ पेयर हो पाएगा, नहीं। देखो ऐसा होता है ना भाई, ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड होता है,
या इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड होता है, और अपने को क्या चाहिए, इवन। कोई भी दो ऑड नंबर को आपस में माइनस कर, कोई भी दो ऑड नंबर को माइनस करो, हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, गारंटीड है ये। और कोई भी दो इवन नंबर्स को माइनस करो, हमेशा वो भी क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसका मतलब ऑड इवन रिलेट आपस में करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ऑड इवन को माइनस करोगे तो वो इवन नहीं आएगा, वो ऑड आएगा। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 की इमेज हमेशा के साथ बन रही है, 1 के साथ ही बन सकती है, फिर 3 के साथ बन सकती है और 5 के साथ, 2 की 2 के साथ बन सकती है और 4 के साथ, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इवन, द डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, द डिफरेंस ऑफ वन इवन एंड ऑड नंबर कांट बी इवन। ठीक, तो इसलिए 1 3 5 हमेशा आपस में ही रिलेट करेंगे और 2 4 हमेशा आपस में ही रिलेट करेंगे, और ये ऑड वाले इवन के साथ कभी भी रिलेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। जो ये बात मैंने इतनी बड़ी लंबी कहानी बोली इंग्लिश में, इसको ट्रांसलेट करके लिख लो, दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो अरे डायग्राम में दिखा सकते हो, नहीं तो आप ये लाइन सीधी सीधी लिख भी जो बोला है वो लिख भी सकते हो। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन भी सेम है, आपके लिए है, आप करके दिखाइए। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है ना। आपको पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, इसके अंदर भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की, और इसके अंदर भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से करो, ये ऑलमोस्ट शायद लास्ट ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर हम मिसलिनियस के क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेट लिखते हैं। सेट क्या है, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 से बड़ा है x और छोटा है किससे, 12 से। सर रिलेशन क्या है, a, b सच दैट a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जिस बात का ये मतलब है a, b सच दैट मॉड के अंदर a माइनस बी इक्वल टू 4p। समझ आ रहा है भाई इस बात का मतलब। पहली बात आपको क्या प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब फॉर a, मॉड के अंदर a माइनस ए इक्वल टू 0, मॉड के अंदर a माइनस ए इक्वल टू 0 एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड बात है सिमेट्रिसिटी। लेट a, b बिलोंग्स टू R, दैट इज मॉड के अंदर a माइनस बी इक्वल्स टू 4p वेयर p बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ आप b माइनस ए करेंगे अगर, तो मॉड के अंदर ही होगा, ठीक है ना। जो भी आप क्या लिखते हो, मॉड के अंदर b माइनस ए इक्वल टू 4p वेयर p बिलोंग्स टू z, तो b, a बिलोंग्स टू R, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड बात करेंगे हम ट्रांजिटिविटी की, ठीक है ना। लेट a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, तो a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4p एंड b माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस 4q। ये प्लस माइनस वाली बात समझ में आ गई है आपको, तो आप दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस 4p प्लस माइनस 4q।
जहाँ पे इससे कट गया तो a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 इंटू में क्या p प्लस क्यू, तो इसका मतलब है मॉड के अंदर a माइनस सी इक्वल टू 4p प्लस क्यू विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? नहीं। अब अगली बात है कि सर अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, किसकी? 1 की। 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है मुझे वो एलिमेंट निकालने हैं। बेसिकली रिलेशन क्या है, a कॉमा बी रिलेशन के अंदर तब बिलोंग करता है जब a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, 4 का मल्टीपल, यही होता है ना बच्चों। तो मुझे 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो मतलब मैं a की जगह पे क्या रख दूंगा, 1। 1 में से क्या माइनस करूँ कि वो 4 का मल्टीपल आए? सर 1 कर लो, 0 भी तो आ सकता है सर। उसके बाद सर आप 5 कर लो, ठीक है ना, 9 कर लो, और कुछ कर सकते हो क्या? है 13 है ही नहीं, अपने पास जो नंबर है वो 0 से लेके 12 तक है बस, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो ये किसकी आ गई, 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। समझ में आई बात? एक बार दोबारा बताते हैं, 2 के लिए बताते हैं आप। 2 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब आप इस a की जगह पे 2 रख लो। ऐसे नंबर ढूंढो जिनको आप b की जगह पे रख लो तो वो किसके मल्टीपल बने, 4 के मल्टीपल बने। तो b की जगह पे क्या रख सकते हो आप, 2 रख सकते हो, 0 आ जाएगा। 6 रख सकते हो, 6 माइनस 2 माइनस 6 कितना आएगा, -4, 4 मॉड प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, 6 रख सकते हो, फिर 10 रख सकते हो। अब भी समझ नहीं आया? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालना जरा एक बार मेरे लिए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या क्या रख सकते हो, 3, 7, 11। समझ में आ रहा है? 4 की रखना, 4 की, 5 की बनाना, 0 रख सकते हैं? नहीं, अरे एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ 4 भी रख, 0 भी रख सकते थे, 2 में रख सकते हैं बहन। 2 माइनस 0 2, 2 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है ना। 5 में 5 रख सकते हो, 9 रख सकते हो, और 1 भी रख सकते हो। बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस कभी भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन नहीं होता। बताया था मैंने, बताया था ना। सारे क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिसजॉइंट होती हैं, और सबका यूनियन कितना आएगा, 1, सॉरी सैम्पल स्पेस, सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए। तो यहाँ पर जो 5 वाली इक्विवेलेंस क्लास है वो अलग इक्विवेलेंस क्लास नहीं है, वो बेसिकली कौन सी है, 1 वाली है। यहाँ तो पूरी की पूरी इक्विवेलेंस क्लास सेम हो सकती है, लेकिन अलग अलग। देखो ये चारों में कुछ भी सेम आपको मिला नहीं। अब इसके बाद रिपीट करनी शुरू हो गई, अब इसके बाद सारी रिपीट करेंगी। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको जो 1 वाली इक्विवेलेंस क्लास है वही 5 की मिलेगी, ये वाली 6 की मिलेगी, ये वाली 7 की, ये वाली 8 की, फिर ये वाली 9 की, ये वाली 10 की, ये वाली 11 की, ये वाली 12 की, और 0 की भी यही मिलेगी। समझे? इक्विवेलेंस क्लासेस जो मिल गई वो अलग अलग मिलेंगी, डिसजॉइंट। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब अलग अलग नहीं, हर बार नई नहीं आती रहेंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। 2 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, कुछ भी, वो डिसजॉइंट अलग अलग बन जाएंगी। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो दीज 4 आर इक्विवेलेंस क्लासेस हेयर। अब इसका सेकंड पार्ट कर लोगे क्या? वो तो आसान है। चलो अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है। आपके पास सेट क्या है, ए क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स है ना प्लेन, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। और रिलेशन क्या है भाई, दो पॉइंट आपस में तब रिलेट करेंगे जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज OP इक्वल टू OQ, वेयर O इज द ओरिजिन। आप OP ऐसे लिख सकते हो और मॉड भी डाल सकते हो चाहो तो। डिस्टेंस मतलब मॉडुलस, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो अब इसके अंदर फर्स्ट बात हम किसी करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी की।
फॉर P कॉमा P OP इक्वल टू OP, OP के साथ और खुद के साथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सिमेट्रिसिटी की बात करें अगर हम, तो लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, दैट इज OP इक्वल टू OQ। तो क्या इसको आप OQ इक्वल टू OP भी लिख सकते हो? OP इक्वल टू OQ को आप OQ इक्वल टू OP भी तो लिख सकते हो। दिस इम्प्लाइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। तीसरी बात क्या है भाई, ट्रांसिटिविटी। लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, Q कॉमा S बिलोंग्स टू R। तो OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OS। तो क्या OP इक्वल टू OS होगा या नहीं होगा, बता दो फटाफट। होगा। तो रिलेशन कैसी हो गई, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसी हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर एक बात और प्रूव करनी है, शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, एक मिनट देखना ये वाली बात, अपनों ने क्या किया समझना। शो दैट ऑल द पॉइंट्स, शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जो P पॉइंट है वो और 0,0 पे नहीं होगा, ठीक है ना, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ओरिजिन। सुनो, एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है, ओरिजिन है बेटा, ये 0,0 है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, नहीं है। फिर आपके पास एक पॉइंट है P, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है x, y। बोला जा रहा है ये प्रूव करो कि जितने भी पॉइंट इस P से रिलेट करेंगे वो सारे के सारे सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ऑब्वियसली सर OP का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका डिस्टेंस कितना होगा, R। और अपने को P के साथ कौन से पॉइंट रिलेट करते हैं, वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से, R। तो क्या एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल हैज द सेम डिस्टेंस विच हैज द पॉइंट P फ्रॉम O, सही बात है। तो इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन इज रिलेटेड टू पॉइंट P। कोई दिक्कत वाली बात, एकदम क्लियर है। ये बात को अंग्रेजी में लिखना है पुष्कर साहब, हो जाएगा ठीक। अगली बात, अच्छा तो इधर देखो, दो तो थक गया भाई, अरे यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इधर देखो, P1 कॉमा P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर दो पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड सेम है तो वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो P1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, तो P2 कॉमा P1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। भाई P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P2 और P1 की तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम ही है। लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, मतलब P1 की नंबर ऑफ साइड्स और P2 की नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P2 और P3 की भी तो क्या है, सेम है। तो क्या P1 और P3 की भी सेम होंगी, जी बिल्कुल होंगी। तो रिलेशन कैसी हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। अब व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल विद साइड 3, 4, 5। ऐसे कौन से ट्राइंगल हैं जो रिलेटेड हैं किसके साथ, एक ट्राइंगल के साथ। ऐसा ट्राइंगल है जिसकी एक साइड कितनी है, एक साइड है 5, एक साइड है 3, एक साइड है 3 और एक साइड है 4। वो कौन सी साइड ट्राइंगल है सर, ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, वो इसके साथ क्या है, एवरी ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है ना भाई। कौन सा पॉलीगन रिलेटेड है आपस में, जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है। कौन से पॉलीगन आपस में रिलेटेड है, जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है। तो इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं, इस ट्राइंगल की कितनी साइड, 3। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी साइड कितनी है, 3, हर ट्राइंगल की साइड कितनी होती है, 3। तो इसका मतलब हर एक ट्राइंगल के साथ क्या है, रिलेटेड है। नई बात समझ में आई भाई। इस ट्राइंगल के साथ कोई क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, मतलब क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा पॉसिबल होता है, ट्राइंगल।
अब ट्राइंगल के साथ कौन रिलेट करेंगे? जिनकी 3 साइड्स होंगी। 3 साइड्स किसकी होती हैं? ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल दे दिया, उसको साइड बता दी। अबे दफा करो साइड को, अपने को मतलब ही नहीं है क्या है उसकी 3 4 5 मतलब नहीं है उससे। ऐसा कोई भी अगर कोई भी अपने पास ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल मतलब 3 साइड्स, तो वो इससे रिलेट करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? नंबर ऑफ साइड। लेकिन कोई क्वाड्रिलेटरल आ गया तो वो रिलेट नहीं करेगा। तो इसके साथ कौन से फिगर आप, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स? सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन आर रिलेटेड टू दिस ट्राइंगल। नई बात समझ में आ गई? अगला सवाल, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है ये मैंने अटेंशन लेके इग्नोर किया है समझ रहे हो? अब आ जाओ दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो वो क्या एक दूसरे के रिलेट करती हैं। तो क्या हर लाइन खुद के क्या है? पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेशन कैसी होगी? रिफ्लेक्सिव। अगर L1, L2 रिलेशन के अंदर आ रहा है तो मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, then L1 is also parallel to L3. This is equivalence relation. उसमें परपेंडिकुलर नहीं था, उसमें क्या नहीं था? ट्रांजिटिव नहीं था। L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो सिमेट्रिक तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरा वाला क्या था? पैरेलल। और रिफ्लेक्सिव भी नहीं था उसके अंदर। तो कोई हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो होती नहीं है। तो ये वाली रिलेशन कैसी है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। जो हम बात कर रहे थे वो परपेंडिकुलर वाला एग्जांपल सॉल्व है। अब अगली बात, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस। वो सारी लाइंस जो इससे रिलेटेड करेंगी। भाई साहब वो सारी लाइंस, एक ये वाली लाइन कैसी होगी? y इक्वल टू 2x प्लस 4। इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। वेरी गुड। y इक्वल टू mx प्लस c लाइन की इक्वेशन होती है, यहाँ पर m क्या होता था? स्लोप, और c क्या था? y इंटरसेप्ट। ये याद रखने वाली बात है, किसी को नहीं आती होगी ऐसा, काफ़ी कम बच्चों को आती होगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये क्या है? स्लोप। तो वो सारी लाइन्स जिनका स्लोप 2 है वो सारी की सारी इससे क्या है? रिलेटेड है। तो आपको पूछा कि कौन सी रिलेटेड है? आप बोलोगे ऑल द लाइंस विच हैव स्लोप 2 आर रिलेटेड टू द गिवन लाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये आ गए हम एग्जाम्पल पे, ये हम आ गए मिसलिनियस पे। तो आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई खत्म। एक क्वेश्चन और करके जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कितनी? 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ लूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, नालायक गलत बोल रहा है, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9। उसके बाद बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, 2 की पावर 9 माइनस 3, 2 की पावर 6 64। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, 2 की पावर 9 प्लस 3 बाई 2, 2 की पावर 6 64। चलिए यहां तक हमने करे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से हो गए हैं। अगर तो हम अब करेंगे एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। दीज आर मिसलिनियस एग्जांपल एंड मिसलिनियस क्वेश्चंस। आइए इसके अंदर आपके पास पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 41। करते हैं इसका भैया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या बताया था सर? सेट। सबसे पहले अपने को बताना है सेट, लेकिन इस क्वेश्चन में तो अपने को सेट दे ही नहीं रखा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकियों से, क्योंकि ये मिसलिनियस स्टार्ट हो गया, तो इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन आपके अलग आएंगे जो आप अभी तक पढ़ते आए हो। देखो दो रिलेशंस हैं, एक R1 है एक R2 है, दोनों की दोनों रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है सर, तो यार हमारे पास R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। ये ऑलरेडी इक्विवेलेंस है। ऑलरेडी इक्विवेलेंस का मतलब जो R1 रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसी तरीके से जो R2 रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जी इसके अंदर देखिए, इसमें अंदर हम पहली बात करेंगे
रिफ्लेक्सिविटी की। क्या बात करेंगे भाई? रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में फॉर ए बिलोंग्स टू ए, मैंने कोई एलिमेंट लिया अपने सेट से, जो मुझे सेट दे रखा है, तो कोई किसी एलिमेंट के लिए सर ये एलिमेंट ए कॉमा ए R1 रिलेशन में तो जरूर होगा। क्यों? क्यों? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सर ये जरूर होगा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, तो वो दोनों रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी होंगी। जब दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगी तो ए कॉमा ए R1 और R2 दोनों के अंदर जरूर 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 लाए करेगा, हर एक ए के लिए। सर अब बताओ, कोई एलिमेंट अगर R1 में भी है और R2 में भी है तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्शन में भी जरूर होगा। इंटरसेक्शन का मतलब तो पता ही होगा, कॉमन एलिमेंट बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वेरी इजी, इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है सर। अब सेकंड बात करते हैं ट्रांजिटिव सिमेट्रिसिटी की। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों सिमेट्रिसिटी की। तो सर सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करना पड़ता है? सिमेट्रिसिटी के लिए करना पड़ता है लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1। अच्छा, सो दिस इंप्लाइज, वो अपने आप क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। सर क्यों 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 ऐसा क्यों होगा? क्योंकि R1 सिमेट्रिक भी है, भाई इक्विवेलेंस है ना, तो सिमेट्रिक भी होगा। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन 1 के अंदर आता है तो वो ऑटोमेटिकली रिलेशन 2 के अंदर भी आता है। ऑल्सो एंड ए कॉमा बी अगर मैं मान लूं कि R2 के अंदर है, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए कॉमा बी अगर मैं मान लूं R2 के अंदर है तो बी कॉमा ए भी R2 के अंदर जरूर होगा। सेम रीजन R2 इज ऑल्सो सिमेट्रिक। सर अब यहां पर क्या है? सेम बात है सर, देखो ए कॉमा बी R1 के अंदर है और बी कॉमा ए भी है, ऐसे ही ए कॉमा बी R2 के अंदर भी है और बी कॉमा ए भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ो, जो ऐसे लिख दिया लिख दिया, चाहते हो समझना तो समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया, आप कोई बच्चा अगर इसको ऐसे ना सोच के ऐसे सोच लेता, हालांकि दोनों में से एक ही करना कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है भाई, बच्चे ने सोच लिया कि पहले तो हम एलिमेंट एज्यूम करते हैं कि एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। भाई इस बात का मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। बात तो सही है सर, अगर इंटरसेक्शन में अंदर आएगा तो, अगर इंटरसेक्शन में एलिमेंट आएगा तो दोनों के अंदर आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, वाजिब है, जायज़ है। ठीक है सर, इस बात का ये मतलब हो गया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि R1 एंड R2 दोनों क्या है? सिमेट्रिक हैं। सर इस बात का मतलब हो गया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आप या तो ऊपर वाला बॉक्स लिखिएगा या नीचे वाला बॉक्स लिखिएगा, दोनों में से एक आप कर लें तो सिमेट्रिक का सॉल्यूशन हो जाता है, जो भी आपको पसंद ज़्यादा आए। ठीक है, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है सर, तीसरी बात कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में हम दो एलिमेंट लेट करते हैं। पहले हम लेट कर देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो क्या बोलेंगे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है सर, ये दो बातें हम क्या कर लेंगे? पहले लेट कर लेंगे। सर अगर हमने दो बातें लेट कर ली तो इस बात का मतलब समझिए। इस बात का ये मतलब हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2। ठीक है सर, इस बात का क्या मतलब हुआ? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। सर देखो, क्योंकि R1
और R2 ट्रांजिटिव हैं तो क्या A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, B कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 से ये इंप्लाई नहीं होता कि A कॉमा सी बिलोंग्स टू R1? बिल्कुल होता है सर, क्योंकि R1 ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। एंड यहीं पर सेम बात, A कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, तो इससे क्या प्रूव होता है कि A कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, क्योंकि दोनों ऑलरेडी ट्रांजिटिव हैं। सब वही सेम बात दोबारा बोल रहा हूं भाई। तो दिस इंप्लाइज A कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। R1 में भी है, R2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। और सर यही तो हम जानना चाहते थे कि अगर A कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया, B कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया, तो A कॉमा सी भी अगर आ जाए तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Hence R1 intersection R2 is transitive relation. This implies R1 intersection R2 is equivalence relation. लो प्यारे बच्चों, आसान सा प्रूव हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से इस तरह से प्रूव कर सकते हो बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। और अगर हो सके एक काम और कर देना साथ साथ प्रैक्टिस करते करते, कि अगर आपको लगेगा अरे क्वेश्चन तो बढ़िया था, सर ने कराया साथ साथ हो गया, और आप चाहते हो पॉज करके उसको दोबारा करना, तो ऐसा कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी भाई। ठीक, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, आ जाइए भाई। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम बिल्कुल ध्यान से। आइए, R is the relation on the set of ordered pair of positive integer। तो पहले तो सर ये A क्या है, ये A क्या भला है? सर A है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब भैया नेचुरल नंबर होता है, वैसे बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, बच्चे के दिमाग में क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है भैया? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। ऐसे 3 क्वेश्चन है सिलेबस में, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ गया तो भाई साहब अगर हमने करा हुआ है पहले तो ही हम कर पाएंगे। 3 है ऐसे, ठीक है। एक एनसीईआरटी में, 2 जब एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब मैं कराऊंगा, 2-3 और है, मतलब ऐसे सेम तरीके से जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, बेहतरीन क्वेश्चन मानते हैं हम इसको, ठीक है। अब जो रिलेशन है वो किसके ऊपर डिफाइंड है? वो रिलेशन ए के ऊपर डिफाइंड नहीं है। जैसे हम बोलते थे ना पहले कि आर इज, समझ लेना, अभी नोट मत करना, आर इज डिफाइंड ऑन ए। ऑन ए का मतलब ये हुआ कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है? आर इज डिफाइंड ऑन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए का मतलब हुआ कि आर इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। अच्छा, जो रिलेशन डिफाइन कर रही है वो ए सेट पे नहीं कर रही, वो ए क्रॉस ए पे डिफाइन कर रही है। क्या मतलब होता है इस बात का? इस बात का मतलब होता है कि रिलेशन में जो पहले एलिमेंट लेंगे वो भी ए क्रॉस के लेंगे, ए क्रॉस ए के लेंगे, और जो आपको आंसर मिलेगा वो भी ए क्रॉस ए का मिलेगा। अच्छा, ऐसा होता है क्या? जी सर, ऐसा होता है। मतलब रिलेशन के अंदर आप जो ऐसे बनाओगे ना, तो यहां पर ऐसे एलिमेंट आ रहे होंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करते रहते 1 के सारे, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, ऐसे जितने भी दुनिया भर के ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो एक सेट के अंदर होंगे। अच्छा, और इधर भी ऐसा ही होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 2, ऐसे दुनिया भर के जितने भी हैं। तो 2 एलिमेंट आपस में, लिखना कुछ मत, अभी सिर्फ समझ लेना, 2 एलिमेंट आपस में तब रिलेट करेंगे जब वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करें? वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ध्यान से देखिएगा सर, ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि पहले वाला एलिमेंट x बोल रहे हो जिसको मैं, दूसरे वाला एलिमेंट जिसको मैं y बोल रहा हूं, वो u, v से तब रिलेट करेगा जब xv मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। u y, ये लिखा है, या y u एक ही बात है, ठीक है ना, या y u, दैट इज 1 × 1।
अच्छा, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। इसका मतलब सर रिलेशन का जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट वो ऐसा है 1, 1, 1, 1, ये एक एलिमेंट हुआ कि 1, 1, 1, 1 से रिलेट हो रहा है। इसलिए हमें कम समझ में आता है कि जो हम आज तक ऑर्डनरी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू दूसरा एलिमेंट, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा है। ठीक, अच्छा एक और सोच के देखें, क्या 1, 2 से रिलेट करेगा? चेक करके देखूं, मैं एक बार चेक करके देख रहा हूं, मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, चेक करके देख रहा हूं भाई तुम लोगों के लिए। एक मिनट चेक करके देख लेता हूं, क्या 1, 2 से रिलेट कर रहा है? चेक करते हैं सर, पहला और आखिरी 1 × 2 इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला। हाँ यार कर तो रहा है ये भी, तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट आ गया सर 1, 2 इज रिलेटेड टू 1, 2। ओके, कोई और एलिमेंट करके देखे भाई? 1, 3 ये तो कर गया है ना, ये तो कर गया। 1, 3 को 3, 1 से चेक करके देखना, चेक करके देख लो, मुझे नहीं पता कि पक्का होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, तुम चेक करके देखो। 1, 3, 3, 1 का मतलब 1, 3 और 3, 1, इसका मतलब है पहला इधर का पहला एलिमेंट और इधर का क्या आखिरी एलिमेंट, कितना आएगा? 1 × 1 इज इक्वल टू इधर कितना आएगा भाई 3 × इधर कितना आएगा 3, तो 1 इज इक्वल टू 9। नहीं भैया बिल्कुल नहीं है, तो 1, 3, 3, 1 से रिलेट नहीं करता इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अच्छा, अब अपने को क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है जी, ठीक है। तो यहां पर 1, 3, 3, 1 से रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं अब क्वेश्चन की कि इसको हम किस तरह से लैंग्वेज के अंदर फ्रेम करेंगे, ठीक है। आ जाइए, अब हम लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, कि सवाल पूछना क्या चाहता है। आइए, अब क्या है, सबसे पहले हम सेट लिखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका ये मतलब है 1, 2, 3, 4। जो रिलेशन है वो किसके ऊपर डिफाइंड है, वो A क्रॉस A से A क्रॉस A पे डिफाइंड है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिमेंट रिलेशन के अंदर तब आएंगे x, y इज रिलेटेड टू u, v, कब? इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ऐसा वाला सिंबल, इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं कि इसके होने से ये इंप्लाई होता है और इसके होने से ये इंप्लाई होता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ x v इज इक्वल टू y u। ओके, इस क्वेश्चन में ये जो मेरा काम है वो रफ वर्क है। सर क्या मतलब आपकी बात का? मैं कह रहा हूं फेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रफ वर्क है इस क्वेश्चन में। मतलब जो चीजें मुझे प्रूव करनी है वो मैं पहले ही रफ में बना के रखूंगा कि भैया ये चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में रफ जरूर बनाना पड़ेगा कि हाँ भैया करना क्या है, लाना क्या है। आइए देखते हैं। पहली बात है रिफ्लेक्सिविटी की। तो सर रिफ्लेक्सिविटी की बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रफ में देख लेता हूं मैं। सर रिफ्लेक्सिविटी के लिए x, y को मुझे रिलेट कराना पड़ेगा x, y से। हर एलिमेंट अगर खुद से रिलेट हो गया तो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सर इसका मतलब मुझे कंडीशन क्या बनानी है, ये दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट होता क्या भाई, एक्स वाई, और इन दोनों का क्या होता है, वाई एक्स। अरे सर ये तो हमेशा ट्रू है, एक्स वाई तो हमेशा वाई एक्स के क्या होता है, बराबर ही होता है। तो आप लिख दो, सीधा सीधा लिख दो, और उसको बताना नहीं है कि हम रफ में ये सब कर चुके हैं, ना 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 ना, ये सब नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। एक्स वाई जो है वो हमेशा किसके इक्वल है, वाई एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। बात तो सही है भैया, एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल है, चाहे कोई भी एलिमेंट आप ए क्रॉस ए से उठा के देख लो। दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। ओके, सो
आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कहानी है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। ये कहानी है किसकी? रिफ्लेक्सिविटी की। किसकी कहानी है ये? रिफ्लेक्सिविटी की। नोट कर लीजिएगा फटाफट। अगली बात कर रहा हूँ सिमेट्रिसिटी। किसकी बात कर रहे हैं? सिमेट्रिसिटी। तो सर सिमेट्रिसिटी में क्या करते हैं? लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे सर? लेट एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी। मान लो पहले तो क्या करो सर? मान लो। क्या मान लो? कि एक्स कॉमा वाई यू कॉमा वी से रिलेट करता है। ठीक है सर, मान लिया। मानने के बाद अपने को प्रूव क्या करना है? अब ये देखो सर, हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी, और हमें शो करके क्या दिखाना है? शो करके दिखाना है यू कॉमा वी इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। भाई साहब उल्टा करना होता है इसमें कि एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी अपने को दे रखा है, ये आपने मान लिया, और प्रूव क्या करना है? कि यू कॉमा वी इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। ओके सर, इसका मतलब पहला आखिरी मतलब यू वाई, ठीक है, और इसका मतलब वी एक्स, इसको ऐसे लिख लो वी एक्स। अच्छा, ये लेके आना है, और पता क्या है? पता है सर ये एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। अब इससे ये कैसे लेके आया जाए ये सोचो। अरे सर कुछ नहीं है ये तो, आपको इसको इधर लाना है और इसको उधर ले जाना है और आपस में कर देना है स्वाइप। कॉम्यूटेटिव तो होता ही है मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव मतलब 1 इंटू 2 करूँ या 2 इंटू 1 करूँ, आंसर तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई यू इक्वल टू एक्स वी? बिल्कुल सर, ये तो सेम ही बात है, ये तो सेम ही बात है। और इसको हम उसके बाद कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिविटी लगा सकते हैं। इतना काम करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सर जिस बात का ये मतलब है कि एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, बच्चे ने बोला ठीक। अब उसको नहीं बताना कि हम ये सब सोच चुके हैं, ये रफ है, ठीक है। हम तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि वाई यू इज इक्वल टू एक्स वी। ये बात भी तो सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। सर इसको घुमा लो जरा एक बार, यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ये बात भी सत्य है। सर इस बात का मतलब होता है यू वी इज रिलेटेड टू यू वी इज रिलेटेड टू क्या? एक्स वाई। ठीक है ना, पहला आखिरी और बीच के दो, एकदम सही बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है यू वी इज रिलेटेड टू एक्स वाई, जिसको आप क्या बोल सकते हो? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं रफ वाला काम अपना रेडी रखना भाई, रफ वाला काम अपना बिल्कुल रेडी रखना। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं किसकी? ट्रांजिटिविटी की। दो बातें तो अपने को बिल्कुल एकदम दिमाग में चली गई सर। तीसरी बात करेंगे हम ट्रांजिटिविटी की। ये थोड़ा सा बच्चे बोलते हैं मुश्किल है, सुना है मैंने। तुम अपना पर्सपेक्टिव बनाना भाई, तुम्हें लगे तो बोलना, नहीं तो मत बोलना। सर लेट एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी, सही बात। एंड यू कॉमा वी, अब इसको तीसरा जो ढूंढना होता है ना कि यू कॉमा वी इज रिलेटेड टू क्या रखें? ई कॉमा एफ रख लेते हैं, चलो ठीक। एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू यू कॉमा वी एंड यू कॉमा वी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। सर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है पहला आखिरी एक्स वी इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाई यू, एंड इस बात का क्या मतलब है? पहला आखिरी इज इक्वल टू वी ई। अच्छा, इतना पता है? हाँ इतना पता है। लाना क्या है? मतलब रफ वर्क। रफ में पहले सोच लेंगे भाई, एक्स वाई इज रिलेटेड टू यू वी, इससे क्या आया था? एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, ठीक है। और यू वी इज रिलेटेड टू क्या? ई एफ। सर क्या आया इससे आया यू एफ इज इक्वल टू वी। अच्छा ठीक है, अपने को क्या लाना है? अपने को लाना है एक्स वाई इज रिलेटेड टू ई एफ। अच्छा क्या आएगा इससे? एक्स एफ इज इक्वल टू वाई ई, ये लेके आना है। अरे भाई साहब गजब, लग तो मुश्किल रहा है यार। कुल मिला के अपने को u और v हटाना है। करना क्या है?
u और v को हटाना है। सर u v हटाने का ना एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, एक दिमाग लगाते हैं। इसको आप x अपॉन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको ऐसे u अपॉन वी लिख सकते हो, जी साहब लिख सकते हैं साहब। सर यहाँ पर भी आप इसको u अपॉन वी और e अपॉन एफ लिख सकते हो, जी साहब लिख सकते हैं साहब। तो u अपॉन वी आ गया बराबर, और इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा x बाय वाई इक्वल टू ई बाय एफ, और जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दिमाग लगाना था इसमें, जी भैया, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं। क्या करना है इसमें, x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी एंड u अपॉन वी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। इससे क्या होगा, u अपॉन वी दोनों में सेम आ जाएगा, इसको आप हटा सकते हैं। अपने को क्या मिल गया इससे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, जिसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स एफ इज इक्वल टू क्या चाहिए था, वाई। सर इस बात का मतलब है x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, तो उसके बाद एक लाइन और लिख देना, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था एक इंपॉर्टेंट सवाल, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पॉज करके दोबारा कर लेना बच्चों, आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लेट x अपने पास क्या सेट है, ठीक है, x अपने पास क्या सेट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। और रिलेशन जो है, एक R1 रिलेशन जो है वो x सेट के ऊपर ही डिफाइंड है। सर क्या रिलेशन है, रिलेशन कहती है कि दो एलिमेंट आपस में रिलेट तब होंगे जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 3 का मतलब 3 का कोई मल्टीपल होगा अगर p बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। डिविजिबल बाई 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मल्टीपल होना, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इज 3p। ओके सर, ये तो अपने पास क्या है, R1। R2 बड़ी खतरनाक सी है यार, R2 भी है तो किसके ऊपर, है तो x के ऊपर ही, लेकिन है क्या, दो एलिमेंट तब रिलेशन में आएंगे जब या तो वो दोनों एलिमेंट इनमें से हो, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो हो। उदाहरण के तौर पे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 1,4 ले सकते हो, कोई भी दो, 1,7 ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सबसेट क्योंकि सेट है तो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। 4,7 ले सकते हो और आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया 4,1 ले सकते हो, 7,1 ले सकते हो, 7,4 ले सकते हो। अच्छा, ये मतलब है इस बात का कि 3 में से 2 लेने हैं भाई, किसी भी ऑर्डर में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें अभी खत्म नहीं हुआ, उसने और का लगा दिया, कह रहे या फिर बहुत लगाया इसने कि या फिर सबसेट हो किसका, 2 5 8 का। अच्छा, तो इसका मतलब 2 5 हो जाए, 2 8 हो जाए, या 5 8 हो जाए, फिर उसके 3 उल्टे भी बनेंगे, 8 2 हो जाए, 8 5 हो जाए, या 8 2 8 5 और एक और बनेगा, उल्टा बनेगा मतलब, ठीक है ना। अच्छा, एक और है भाई, क्या, x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ 3,6,9। अबे यार लंबा सवाल है, चलो कोई नहीं, बना के दिख लेता हूँ, अभी लिखना मत, ठीक है, लिखना नहीं है अपने को इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे। 2,5 2,8 5,8, फिर 5,2 8,2 और 8,5। अच्छा। और सर 3 इसके भी हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं 3,6 3,9 और 6,9, ऐसे ही 3 और इसके उल्टे बन जाएंगे, 6 3 9 3 और 9 6। लो इतने बनेंगे, वैसे टोटल बना भी दिए हमने, टोटल कितने बनेंगे, कितने एलिमेंट हुए, जितने भी हुए, बोला यही एलिमेंट R2 के अंदर आ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता भैया। हमने कहा ओके डन। अब उसने क्या डिमांड कर दी, बोला शो करके दिखाओ कि R1 इज इक्वल टू R2। अच्छा, तुम्हारी डिमांडें खत्म नहीं हो रही, एक तो R1 इज इक्वल टू R2,
वैसे तो मैं आपको बात बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखना भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। डिफरेंस कितना है, 6 है। 6 मतलब 3 का मल्टीपल, 3 है 3 का मल्टीपल, 3 है 3 का मल्टीपल, 6 है 3 का मल्टीपल, 3 है 3 का मल्टीपल, 3 है 3 का मल्टीपल, 6 है, मतलब यही आ रहा है यार। ये तो 3 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं। मतलब जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट जो है वो R1 का एलिमेंट बन सकता है, ठीक। और R1 का हर एक एलिमेंट अगर R2 का एलिमेंट बन जाए तो हम बोल सकते हैं R1 इक्वल टू R2। मतलब सब समझ नहीं आई आपकी बात। सुनो, मैथ्स का एक रूल होता है, क्या, मैथ्स के अंदर कभी भी आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि R1 इज इक्वल टू R2 तो आपको दो बातें प्रूव करके दिखानी पड़ती हैं। सेट थ्योरी के अंदर भी बात करी थी हमने पिछले साल कि अगर कभी भी मुझे दो सेट को बराबर शो करके दिखाना है तो मुझे ये शो करके दिखाना पड़ेगा कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर मैं ये दिखा दूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A तो इसका मतलब होता है A इज इक्वल टू B। इसके लिए आकर के दिखाना पड़ता है कि इसका हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा और इसका हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर होगा, ठीक है। अगर हम ऐसा शो करके दिखा दें भैया तो इसका मतलब A is a subset of B and B is a subset of A, and if A is a subset of B and B is a subset of A, it means A equals to B. This is the rule of maths. अगर A is contained in B and B is contained in A, it means A equals to B. Okay, ये होती है कहानी। अच्छा जी, तो अगर मुझे ये दिखाना है R1 is equal to R2 तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा R1 is a subset of R2 and R2 is a subset of R1। इक्वल भी आप लगा सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ओके सर, अब देखो कैसे दिखाओगे। सुनो मेरी बात, आप इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो कोई भी और शो कर दो कि वो इसके अंदर भी होगा। सर इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लो और शो कर दो वो इसके अंदर भी होगा। अगर इसका एलिमेंट इसके अंदर होगा तो R1 इज अ सबसेट ऑफ R2 और इसका एलिमेंट इसके अंदर होगा तो R2 इज अ सबसेट ऑफ R1 और अपना काम खत्म। एक एलिमेंट पे काम करना होता है, ठीक है ना। ओके सर, ट्राई करके देख लेते हैं। आपकी बात लग तो बड़ी अजीब सी रही है, ठीक है, लेकिन अपने पास कोई चॉइस भी तो नहीं है, करना तो यही पड़ेगा। आ जाओ, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R1, ठीक। हमने मान लिया A कॉमा B बिलोंग्स टू R1। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A माइनस B इज इक्वल टू 3P। वो क्या है, 3 का मल्टीपल है। और सर जितने भी एलिमेंट मुझे R2 के दिख रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है आपस में, उनका डिफरेंस कितना है आपस में 2, उनका डिफरेंस कितना है आपस में 3। और सर जो एलिमेंट मैं ले सकता हूं मैं सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही ले सकता हूं। कोई बच्चा बोले कि सर आप एक ऐसा नंबर ले लो जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो कितना हो जाए, 9 हो जाए। कितना हो जाए, 9 हो जाए। आप तो वो कब पॉसिबल है, जब एक नंबर 1 लूं और एक नंबर 10 लूं। सर मैं 10 का भी ले ही नहीं सकता। तो मतलब जो भी R1 के अंदर दो एलिमेंट होंगे उनका जो आपस में डिफरेंस होगा वो या तो उसके अंदर डिफरेंस 3 का होगा या 6 का होगा, 9 तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट R1 के अंदर होंगे वो R2 के अंदर जरूर होंगे, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी सारी की सारी इसके अंदर रख ली है 3 और 6 वाली। हाँ, अगर 9 वाली पॉसिबिलिटी की आप बात करो क्योंकि वो भी 3 का मल्टीपल होगा तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि एलिमेंट सिर्फ 1 से लेके 9 तक ही दे रखे हैं भैया। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली, बच्चा तो सर लैंग्वेज सीखने आया था, आप क्या उनको सिखाने लगे पूरा का पूरा? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करना था क्या? नहीं करना था सर, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि B कॉमा A, सॉरी इसका ये मतलब होगा A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 तो A माइनस B इक्वल टू 3P। दिस इम्प्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब ये होगा कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। अब यहां पर आप क्या बोलेंगे, इस यहां पे आप बोलेंगे R1 इज अ सबसेट ऑफ R2। नाउ अब आप क्या करो, नाउ C कॉमा D बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाइज इस बात का क्या मतलब है कि C कॉमा D इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना। समझ लेना एक मिनट मेरी बात को, कि अगर कोई एलिमेंट किसका होगा, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसका होगा R2 का होगा तो वो या तो किसका सबसेट होगा, या तो वो सबसेट होगा किसका 1 4 7 का,
और सी कॉमा डी, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे ना, अगर कोई एलिमेंट इसका होगा तो वो इसको ऐसे लिखेंगे आप, सी कॉमा डी इज अ सबसेट ऑफ 1 4 7 और सी कॉमा डी इज अ सबसेट ऑफ, ये तीनों चीज़ें 2 5 8 और सी कॉमा डी इज अ सबसेट ऑफ क्या 3 6 9, और ये तीनों ही केसेस में दिस इंप्लाइज सी माइनस डी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तीनों ही केसेस में सी के माइनस डी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, दिस इंप्लाइज सी कॉमा डी बिलोंग्स टू R1, ठीक है ना। यही तो अपने को करना था कि एलिमेंट उठाया R2 का और बिलोंग करवा दिया किसमें, R1 में, दिस इंप्लाइज R2 इज अ सबसेट ऑफ R1। तो बच्चों इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका मतलब आप इसको सुनहरी अक्षरों में लिख सकते हो, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड R1 इज इक्वल टू R2। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि रिलेशन को बराबर दिखाने के लिए R1 को सबसेट दिखाना पड़ेगा R2 का और R2 को सबसेट दिखाना पड़ेगा R1 का। उसके लिए इसमें से R1 में से एक एलिमेंट उठाओ और दिखा दो कि वो R2 के अंदर भी है, और R2 में से एक एलिमेंट उठाओ और दिखा दो वो R1 में से भी है, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक आसान क्वेश्चन है, इसको हम बड़े प्यार प्यार से कर लेंगे भैया। एक फंक्शन है, हालांकि ये रिलेशन का क्वेश्चन है, बट आपको जो एक नाम दिया है उसको एक फंक्शन दिया है कि आपको जो डिफाइन करना है वो किसके ऊपर करना है, फंक्शन, मतलब थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए बच्चे को रिलेशन और फंक्शन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो एफ क्या है, एक फंक्शन है। ऑब्वियसली मेरे भाई फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन ही होती है, पता है ना आपको, ठीक है ना। अगर जब डेफिनेशन आप पढ़ोगे फंक्शन की तो फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन ही होती है। ऐसी रिलेशन होती है फंक्शन जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है को डोमेन के अंदर। कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, अभी दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अभी फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली फंक्शन भी क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है भैया, ठीक है। तो डिफाइन अ रिलेशन इन एक्स, आप एक रिलेशन डिफाइन कर दो इन एक्स, इन एक्स का मतलब एक्स से एक्स, ओके ओके, सच दैट, कब, रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट तभी आएंगे जब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, रिलेशन a कॉमा b सच दैट f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। तो इसके अंदर पहली बात करेंगे हम किसकी, रिफ्लेक्सिविटी की, इसकी बात करेंगे हम, रिफ्लेक्सिविटी की। तो सर अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिविटी की, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिविटी की तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर ए कॉमा ए, ठीक है ना। पहले आप बात करोगे इसकी फॉर ए कॉमा ए, हर एक एलिमेंट की खुद से बात करो, फॉर ए कॉमा ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, विच इज क्या लिखोगे आप, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। भाई फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही दूसरे ए पर है, मतलब सेम ही एक ही एलिमेंट को मैं फंक्शन में दो बार डाल दूं तो क्या बोलूंगा, एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ वन तो हमेशा होता ही है भाई, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। तो इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सर किसकी, सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिसिटी की। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जिसका क्या मतलब है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। पहले तो अपने को लेट करना पड़ता है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होगा तो एफ ऑफ बी भी तो एफ ऑफ ए के क्या होगा, बराबर ही होगा, जिसका मतलब क्या हो गया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। सर अब तीसरी बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसिटिविटी की। तीसरी बात किसी कर लेते हैं, ट्रांसिटिविटी की। तो अपने पास ट्रांसिटिविटी के लिए क्या करना पड़ता है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर
एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है सर, इस बात का मतलब है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और इस बात का मतलब है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सर कोई भी बच्चा आराम से बता सकता है कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के बराबर है, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना सर, अगर रिलेशन के अंदर एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के बराबर आ गया तो ए कॉमा सी भी क्या होगा, रिलेशन के अंदर ही होगा। दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। इतने क्वेश्चन करने के बाद ये एक आसान क्वेश्चन आपको मिला है, तो उम्मीद है कि आप इसको फटाफट निपटा दोगे। दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सोचा तो मैंने ये था कि इसमें लास्ट तक सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे रिलेशंस के विद एग्जांपल्स, मिसलेनियस के भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो एक पार्ट मैं इसका और दूंगा, क्योंकि अभी इसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो एक पार्ट बेटा इसका और आएगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ये वाला पार्ट यहीं तक रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स में जरूर बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।